नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, 26,200 हुआ है पार, क्या 26,300 की बाधा भी होगी पार? आज जब हम कार्यक्रम कर रहे थे और जब हमने इसका थंब बनाया तो 26,200 को लेकर के हमने सोचा कि इसको रखा जाए और 26,200 ऐसा लगा था टूट जाएगा, तो 26,200 को हमने थंब लगाया। लेकिन कार्यक्रम में आने के 5 मिनट पहले ही 26,200 क्रॉस हो गया। तो अब हमारा अगला टारगेट है 26,300। तो अब वहाँ पे निगाहें हमारी रहेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आरबीआई ने जो एक बड़ा सरप्राइज दिया और रेट कट जो 25 बेसिस पॉइंट का हुआ है, उसके बाद क्या बाजार को एक नया ट्रिगर मिल गया है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रपति पुतिन का जो दौरा है रशिया के राष्ट्रपति का, वहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए क्या कहीं पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। और बाकी आप लोगों के भर भर के सवाल हैं ये। लेकिन आज की चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाते हैं और लेकर के चलते हैं सीधे हमारे आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल सर के पास। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मतलब बहुत लोगों के मन में ये आशंका थी कि जो है जीडीपी के 8% के नंबर के बाद जो है आरबीआई रेट कट नहीं करेगा और उसकी वजह से ही हमने बाज़ार में गिरावट भी देखी। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था और बड़ा सरप्राइज़ दिया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, और जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई रुपी को लेकर के, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है, उसकी तरफ से मैं चाहूँगा उसके ग्राफिक भी हमारे पास हैं, अगर हम चला सकें। उस पर उन्होंने कहा कि हर 5% की गिरावट पे एक्सपोर्ट पे जो है वो करीब 0.35% का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जीडीपी ग्रोथ में भी 0.35% का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि उस पर असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन हमारी काबू में है, ऐसे में ग्रोथ को सहारा देना ही क्या सही फैसला था? और इस फैसले पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी और बाजार पर आपकी राय। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वीक की स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा 10 सेकेंड एक ले लेते हैं। जब हमने लेवल्स देखे थे, लेवल्स डिफाइन किए थे, कहीं ना कहीं 25,850 800 लेवल्स पे एक डाउन साइड देखा था और एक रिकवरी के बाद एक मूवमेंट देखा था जो कि 26,300 अब बहुत आराम से वो आता हुआ दिख रहा है। और तब ये टिप्पणी भी आई थी सर प्रोडक्शन के साइड से कि देखो मंदी के मार्केट है, इसलिए रचित के चेहरे पे स्माइल है। नहीं सर, वो कंफ्यूजन वाली थी। बट हाँ, आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट कट, कंफ्यूजन था लोगों को, कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोगों को नहीं था कि ये कर पाएंगे। सर, एक राइटली पुट फॉरवर्ड, इट्स अ गोल्डीलॉक सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। जो गवर्नर साहब ने कहा, एक वर्ड यूज किया गोल्डीलॉक, और इसके पीछे का एक सिंपल कंसेप्ट है कि इट इज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम। ना ओवर हीटेड है ना कूल है, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी को और ग्रोथ दे रहे हैं। उसके साथ साथ सर उन्होंने जो लिक्विडिटी सिचुएशन बताई बैंकिंग में प्रॉपर है, उन्होंने जिस तरीके से बताया एनबीएफसी भी अभी अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके बैठी हुई है, और 1 लाख करोड़ की बॉन्ड बाइंग जो आ रही है सर, वो इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा, कैपेक्स का ही पार्ट बनेगा और मार्केट में वो आगे हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में कारगर रहेगा। लिक्विडिटी प्रॉपर है, बट कहीं ना कहीं उसको और ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि सर इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल लेवल से हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही इंटरनल ग्रोथ स्टोरी, और सर जैसा कि हम हर बार बोल रहे हैं, ईयर के स्टार्टिंग से हमको देखने को मिल रहा था बहुत ही उम्दा पॉलिसी। उन्होंने जीडीपी के ग्रोथ टारगेट्स भी बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ही सारी बातें कही हैं। बहुत ही उम्दा पॉलिसी थी और मैं समझ रहा हूं उसी लिए आप देखें जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इन लाइन है। अभी आपको और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और सर बहुत बुलिश नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट हाँ, आज आपको फ्राइडे सेकेंड हाफ का थोड़ा सा अगर प्रेशर मोमेंटम में आता दिखे भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले हफ्ते 26,300 भी दिखता है और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में 26,500 की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पॉलिसी आपको आगे ग्रोथ इन्फ्यूज करती हुई दिखेगी ही दिखेगी। चलिए, ठीक। और यही चिंता है थोड़ी सी, अगर है तो, कि क्या फ्राइडे के सेशन में बाजार होल्ड कर पाएगा, क्योंकि बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं फ्राइडे के सेशन में आखिरी के आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन आज द्वंद्व चल रहा है बुल्स और बियर के बीच में। जो शॉर्ट सेलर हैं वो हर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि एक डिप लगा रहा है बाजार, लेकिन उसके बाद से जो नीचे से बाइंग आ रही है वो जो है काफ़ी क्रांतिकारी तरीके से आ रही है। तो आज जो है द्वंद्व चल रहा है। अब सेकंड हाफ में आखिरी के आधे एक घंटे में वो उस पर बाजी कौन मारता है। अभी तक तो कमान बुल्स के हाथ में है। एक थोड़ी सी चिंता जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है मिड कैप स्मॉल कैप को
लेकर के, क्योंकि वहाँ पर अभी भी रिकवरी नहीं है और वो जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो बियर के हाथ में है। 1748 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं और 1200 शेयरों में मजबूती है। लेकिन फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की पहले प्रश्न पर जाते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो है हमारे दर्शक सुशील जी की तरफ से आया है। कह रहे हैं रचित सर, केन्स टेक्नोलॉजी में अभी कितनी डाउनसाइड आ सकती है? सर केन्स जो के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है सर। लगातार जो है हम देख रहे हैं प्रेशर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक रिपोर्ट भी आई थी, सुबह ब्रोकर बोले में हमने चर्चा की थी, एक महीने में 27% करेक्ट हो गया। वहाँ ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर तेज रिकवरी की उम्मीद है। आपकी और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं? जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करें? सर देखिए, केन्स टेक में अभी जो प्रॉब्लम आई है, इनके अकाउंटिंग इश्यूज थोड़े से आते हुए दिखे हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स ये कर रहे थे और वो एडजस्टमेंट्स इनके प्रॉपर्ली नहीं हो पाए। मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफिकेशन भी दिया है एंड मैनेजमेंट ने ये एडमिट भी किया है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हो रहे थे, वो कहीं पूरी तरीके से नहीं फुलफिल हो पाया और वो बाहर आ चुके हैं। अब सर मैं एक ही चीज कहूंगा, केन्स जिस तरीके से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में फंसा है, हमको थोड़ा सा इसमें कॉशियस अप्रोच रखना होगा। अभी ये डाउन साइड मैं बिल्कुल भी कैप होता हुआ या बिल्कुल भी रुकता हुआ नहीं देख रहा हूं। मेरी समझ से ये जो डाउन साइड है अभी आपको और गहराता हुआ दिखेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आने वाले दिन में 4260 रुपए तक के लेवल भी दिखा दे। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं एक एक्सट्रीम स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं, क्योंकि सर यूजुअली हमने देखा है जब ऐसी चीजें खुलती हैं तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो बैकलॉग में होती है, जो आपके सामने आती हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत सारे दर्शकों को हो सकता है नहीं अच्छा लगे, बट अगर ये किसी भी दिन आपको 3860 3860 के नीचे क्लोजिंग होता हुआ दिखे तो प्लीज आप उस प्रेशर में इसको बांधने की चेष्टा ना करें। ये फिर नए लोज बनाता हुआ दिख सकता है। अभी मेंटेन करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट ये डाउनफॉल अभी कंट्रोल नहीं होता हुआ दिख रहा और 3860 के एक स्टॉप लॉस आपको जरूर बांधना होगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह है। और ये सुबह की जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट थी, तो अभी यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। और सर ये हमारे यूज़र साहब कह रहे हैं सर SJVN NHPC दोनों 200 स्टॉक हैं, 25 से 30% का लॉस है। सर इस पर हम लोग जो है ना डिटेल में बातचीत करेंगे इस बार। जो है वो आप शनिवार का दोपहर 2 बजे का शो देखिए। इस बार कोशिश करेंगे कि इसको शामिल कर लें। एक दो बार से हम लोग थोड़ा छोते हुए निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, क्योंकि लोगों का पेन थोड़ा सा और धैर्य जवाब दे रहा है। तो शनिवार का दोपहर 2 बजे का शो देखिएगा। लेकिन सर कुछ गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं JM फाइनेंशियल को लेकर के। 150 की इनकी परचेज़ है, कह रहे हैं होल्ड करें या सेल। ये तमाम कैपिटल मार्केट के शेयरों ने काफ़ी बीच में अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने 150 पे लिया, 141 का भाव है, आज थोड़ा प्रेशर में है। एक महीने में करीब 12-12.5% करेक्ट हुआ है। आप क्या सलाह देंगे JM फाइनेंशियल पे? देखिए, मैं एक बहुत क्लियर केस आपको बता देता हूं। अब इन स्टॉक्स में आपको जितना पेन पॉइंट देखना था मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल चुका है इस पॉलिसी के बाद। और जो आज हमारा एक पूरा एक डिटेल आएगी पुटिन साहब के साथ क्या डील होने वाली है, उन सब चीजों के बाद मैं समझता हूं एक रिवाइवल का स्टेट वापस जनरेट होगा। बट विपुल सर स्टार्टिंग टिप्पणी में थोड़ी जल्दबाजी में भूल गया, एक चीज मैं आपको जरूर ऐड कर देता हूं जो कि मुझे समझ में आ गई कल। US इंडिया ट्रेड डील आपकी इतनी इजीली नहीं होने वाली। ये जो कल पूरी सिचुएशन आपने कर दी ना, ये सब छोड़ के फोर्ड फॉर्च्यूनर में, अरे टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठ के आप जा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। भाई साहब मुझे नहीं पता आपको US के साथ ट्रेड डील करनी भी है कि नहीं करनी है, बट अभी तो नहीं होती सर। और ये रशिया की ट्रेड डील के बाद पता नहीं क्या क्या और अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो वो एक हल्का सा बैकलॉग रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मार्केट अभी मुझे ठीक ही दिखता है। रशिया के अनाउंसमेंट्स के बाद मंडे को भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में आता हुआ दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं JM फाइनेंशियल पे। JM फाइनेंशियल में मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई खास पेन पॉइंट है इन लेवल से। अगर मैक्सिमम आप मेरे से डाउन साइड बोलेंगे कहां तक ये अभी जाता हुआ दिख रहा है, लुकिंग एट द करंट सिचुएशन 136 के नीचे मैं इसको नहीं देख रहा। आपकी बाइंग प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं आपको एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। 136 से सपोर्ट लेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक दिखाएगा और सबसे पहले आपके लिए जो लेवल खुलेगा वो होगा 160, और 160 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 178 से 180 की रेंज आपको आने वाले महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अगले दर्शक का प्रश्न जिंदल साहब है, 1941 इन्होंने लिखा हुआ है, जिंदल 1941। आइनॉक्स विंड
ये इन्होंने कह रहे हैं कि रचित सर प्लीज़ गाइड करें आइनॉक्स विंड पे सर 2 महीने का इनका नज़रिया है और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 175 पे इन्होंने लिया हुआ है। 50 रुपये का मूव पावर में 1 महीने 1.5 महीने में आ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी रचित जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, आपने बहुत क्लियरली एक चीज बोल दी। आप जो ये प्राइस है ना, आप ये भी मत बोलिए कि 2 महीना। इस प्राइस को आने में कोई बड़ी बात नहीं, 2 क्वार्टर भी लग जाए। पावर जिस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी आपको प्रॉब्लम साहब, जिंदल साहब, आती हुई दिखेगी। ये रिवर्सल अगर कर भी देगा ना, तो भी मैं आपको बोलूंगा कहीं ना कहीं 156 लेवल्स पे इसकी सांस फूलती आपको दिखेगी। 156 के ऊपर मुझे नहीं लगता आपको ये 2 महीने में आता हुआ दिखेगा। आप या तो अपना टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर लीजिए। टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड नहीं कर सकते तो आपको एक राय ये दे देता हूं कि कहीं भी आपको 124 से 126 रुपए के लेवल पे मिले, उसको एवरेज करें, ताकि आप 152 रुपए, 154 रुपए पे निकल सकें। अदरवाइज टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर लीजिएगा। अभी पावर में कोई खास इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी जो हमारे दर्शकों की तरफ से आई है। और रितेश जी कह रहे हैं क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को जानबूझ करके गिरवाया जा रहा है, और पीएसयू स्टॉक्स और एडा जैसे शेयरों को जानबूझ करके कौन गिरवाएगा सर? मतलब नहीं, इशारा किसकी तरफ है आपका? नहीं तो ये जरा बता दीजिए सर, जी। 1 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि सर बहुत बातें हो चुकी हैं। एक बेसिक बात है, हमने पहले भी करी थी। इंडाइसेस बढ़ेंगे पहले, एफआईआईज या इंस्टीट्यूशनल पैसा पहले वैल्यू हंटिंग करता है टॉप स्टॉक्स में। बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे पैसा चाहे लेट बनता हो बट सेफ रहता है। मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न हाइपर होते हैं, मगर रिस्क भी उतना बड़ा होता है। जब तक आपका एक पूरा का पूरा पैसा नहीं चला जाता इन लार्ज कैप्स, आपके पास पैसा नहीं आएगा स्मॉल कैप्स के अंदर। प्लीज इस चीज को समझने की चेष्टा करिए। एक बार डीआईएस की बाइंग वहां कंप्लीट हो जाए और एफआईएस की सेलिंग वहां कंप्लीट हो जाए, ज्यादा समय मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं। आपने पूरा साल 1.5 साल पेशेंस रखा है। अब आखिरी का कोई 1 क्वार्टर बचा होगा जिसमें आपको पेशेंस रखना है। जैसे जैसे चीज ठीक होंगी, एफआईएस भी वापस आएंगी और आपका पैसा आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। पेशेंस रखना अब जरूरी है, क्योंकि रात का वो लम्हा आ गया है जहां पे सूरज उगने का टाइम बहुत पास आ चुका है। बिल्कुल। अब इस समय धैर्य मत खोइए, क्योंकि इतना समय आप लोगों ने धैर्य दिया है तो वो बना करके रखिए। अच्छा, एक हमारे दर्शक जी हैं, विनीता गुप्ता जी हैं दर्शक हमारी, और कह रही हैं, इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं और तीनों मैं इसलिए पूछ लेना चाहता हूं क्योंकि एक साथ हमारा पूरा मेटल कवर हो जाएगा। कह रही गुड आफ्टरनून सर, काइंडली शेयर लेवल्स फॉर प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट पार्शली इन नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता। नाल्को इन्होंने 214 पे लिया हुआ है सर, और हिंदुस्तान कॉपर 264 पे लिया हुआ है, वेदांता में 485 पे लिया हुआ है। पार्शल प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये राय जानना चाह रही हैं। पहले ज़रा हम नाल्को पे नज़र डालते हैं, और नाल्को अभी चल रहा है 272 के आसपास, और इन्होंने मैम ने लिया हुआ 214 पे। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर नाल्को पे? पहली बात तो विनीता जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे लेवल पे आपने स्टॉक पे एंट्री करी थी। मैम, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं आपको कहूंगा ये लेवल मुझे सही लग रहा है। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 10% 20% करें, 40% आप प्रॉफिट बुक करें। आपको नाइल्को जैसे शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 40% यहां बुक कर लीजिएगा। फिर आप वेट करिएगा, कहीं भी आपको 286 290 के लेवल पे मिले, वापस सर के शो पे आइएगा। हम लेवल्स देख के और उस टाइम मार्केट सिचुएशन देख के आपको और सुझाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर की भी बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए मैं ये कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें। अभी इसमें ट्रिपल टॉप बना है सर, एक टेक्निकल टर्म मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल भी आजकल थोड़ा सा देखने लग गया हूं, वो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है ना सर, तो पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, नहीं नहीं सर, उस पर भी आप बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा लोगों को जी। तो इसमें ट्रिपल टॉप बन रहा है, और अब ये टॉप जैसे ही ब्रेक होगा, आप देख लीजिएगा 386 से 390 के लेवल्स पे ही आपको आता हुआ दिखेगा। वहां पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट आराम से बुक करिएगा, बाकी की पोजीशन रखिएगा। कहीं भी 424 लेवल्स या ऐसे और लेवल्स पे जाए, सर के शो पे आके पूछिएगा, हम आगे आपको गाइड कर देंगे। वेदांता की हम बात करते हैं, वेदांता ने भी आपको एक अच्छा अपसाइड दिया है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहीं भी आपको 544 से 548 रुपए तक के लेवल्स दिखे, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसमें मैं एक चीज बोल देता हूं, इसमें चाहे तो थोड़ा सा लालच अपना बनाए रख सकते हैं आप।
अगर ज्यादा नहीं, 40-50% नहीं, 25% भी करेंगे तो ठीक है, क्योंकि इनहेरिट वैल्यू अनलॉकिंग जो हम बार बार बोल रहे हैं, लोअर लेवल्स पे भी आपको बोला था, 380-400 रुपए बोला था, अभी भी बोलेंगे, वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन अभी इसका बाकी है। जी। चलिए, लेकिन इस बीच जो है अपने दर्शकों को जरा हम फटाफट ये बता दें कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है, इसका जो डेडली कॉम्बिनेशन है रचित जी, और ये डेडली कॉम्बिनेशन से आपको सीखने को मिल सकता है 20 दिसंबर को। 15 दिन मात्र बाकी रह गए हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें, और ये जो स्कैनर है इस पर स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और 20 तारीख को वेबिनार में मैं और रचित जी मिल करके जो है तमाम आपके फंडामेंटल क्वेरीज को लेकर के, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के बहुत आसान भाषा में हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बातचीत करेंगे। आप भी अगर अभी तक आप असमंजस की स्थिति में हैं तो अब समय ज़्यादा बचा है नहीं, तो ये भी करवाना काम जो है बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आनंद आएगा। साथ में जब हम सब लोग मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, आप लोगों की टिप्पणियाँ रहेंगी, समझने की कोशिश होगी। फंडामेंटल के आधार पर कंपनी चुने तो कैसे चुने, किन चीज़ों को देखना चाहिए, चार्ट्स देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आसान भाषा में, जिसको आप भी आसानी से अपने घर बैठे जिस तरीके से आसानी से कवर कर सकते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी कम से कम हो जाए, ये प्रयास जो है वो रचित जी की तरफ से रहेगा। क्यों रचित सर? प्रयास तो हम दोनों का ही रहेगा, क्योंकि सर दर्शकों के सवाल और दर्शकों की नब्ज जो आप जानते हैं वो अरे देखिए हम बारीकी से नहीं पकड़ पाते। अरे तो सवाल आपके तरफ से आएंगे, जवाब हमारी तरफ से आएंगे, और जितना सिंपली हम आपको समझा पाएंगे। मैं वापस एक चीज बोल देता हूं, आपको एग्जाम्पल्स ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। उन सब चीजों को अगर आप समझते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस, मैं क्योंकि बहुत एक बेसिक चीजों से समझने वाला आदमी हूं, और वो जो मैं इतने सालों में समझा हूं, आज मेरे को 21 साल हो गए मार्केट में, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं से मैंने गाइडेंस ली है, और इसीलिए आपके शो के माध्यम से इतनी हम चीजें कवर कर पाते हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स इस शो के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। चलिए, मीनू जी हमारे साथ फोन लाइन पे है। मीनू जी आप बने रहिए, जरा एक महत्वपूर्ण खबर आई है उसको पहले जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सर, स्टील एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप को घट सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि CABM कार्बन टैक्स जो है वो लागू होगा नेक्स्ट मंथ से, और कार्बन टैक्स लागू होने पर भारत से यूरोप को स्टील एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। भारत से स्टील एक्सपोर्ट का लगभग जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 2/3 जो है वो सिर्फ यूरोप को जाता है। सर, ये कितनी निगेटिव खबर होगी स्टील कंपनियों के लिए? टाटा स्टील देखिए सर, नीजक रिएक्शन जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बट इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं सर। वो नीजक रिएक्शन आपको अगर देखने को मिलता भी है, जिस तरीके से स्टील प्राइसेस हैं, जिस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और सर एक और चीज है, ये नीजक रिएक्शन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेट मार्केट्स, ये न्यूज सर ब्रू बहुत टाइम से हो रही थी। ऑल्टरनेट मार्केट्स हम बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे। हमारा इंटरनल कंजप्शन और ऑल्टरनेट मार्केट सप्लाई इवेंचुअली उसको प्रॉपरली मैनेज कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, या पूरा का पूरा एक स्टील जो आप अपमूव देख रहे हैं वो टर्न अराउंड पे आ जाएगा। नहीं, इनहेरेंट तेजी है, कंजम्पशन भी है, और ऑल्टरनेट मार्केट्स देखेंगे। स्टील स्टॉक में हो सकता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन द स्टील स्टॉक, 5, 10 या 15% का एक डाउनसाइड देखने को मिल जाए, बट द स्टोरी इज नॉट आउट। आप अपनी पोजीशन अगर मीडियम टर्म के लिए रख रहे हैं तो आराम से इसको रखें। और ये न्यूज ब्रू होते हुए टाइम हो गया सर, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर इट। चलिए ठीक, मीनू जी को नमस्कार करते हैं। मीनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर गुड़गांव से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम, तो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, NCR में ही हैं आप। कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको मैम? सर बहुत बढ़िया, रचित सर और प्रदीप सर तो अमेजिंग है। मतलब मैंने लिटरली बहुत प्रॉफिट कमाया और उनके उससे। बहुत बार होता है कि मैं बेचने लगती हूँ और वो रोक देते हैं, नहीं इतना टारगेट है, तो मैं वेट करती हूँ और उससे प्रॉफिट अच्छा होता है। चलिए मैम, आपका मुनाफा और बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। और मैम बताइए आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? KNR कंस्ट्रक्शन है, ये कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। मेरा 196 का बाइंग है, वो गिर के 149 तक आ गया, तो मैं कहाँ जाके एवरेज करूँ इसे? KNR कंस्ट्रक्शन आपने लिया हुआ है 211 पर। 6 महीने का आपका नजरिया है, आपने जो मेंशन किया, 6 महीने का नजरिया है ना मैम? सर नो इशू, 6 महीने चल जाएगा। अच्छा, 1 महीने में 17% तो करेक्ट हो गया है। सर इसमें कोई एवरेजिंग वगैरह की कोई गुंजाइश है, या अभी ये दर्द देता रहेगा?
देखिए, पहले तो मीनू जी को नमस्कार एंड थैंक यू। आपकी हौसला अफजाई जो है यही हम लोग के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है। सर, केएनआर कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखेंगे ना, तो रिसेंटली मार्च, जून और सितंबर क्वार्टर में आपको इसमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। मगर केएनआर कंस्ट्रक्शन को अगर आप वैसे देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्टेबल है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 सालों का आप उठा के देखेंगे तो 32% सीएजीआर पे है। तो एक डी ग्रोथ प्रॉफिट में, और एक चीज मैं ऐड कर देता हूं सर, ये वो कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू है 169, 149 पे अब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं सारी बातें क्यों कवर कर रहा हूं कि आपको कोई बहुत चिंताजनक सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। अब मैम ने हायर लेवल पे ले रखा है और ऑल टाइम लो लेवल पे चल रहा है। मैं इनको एक चीज सुझाना चाहूंगा कि चाहे अगर कंफर्टेबल हो तो इन लेवल्स पे एक बार एवरेज करें। और ये जो एवरेज होगा, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल रहते हैं, कई कबार हम नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, 138 के नीचे बंद होगा तो ये जो एवरेज आप करेंगे इसको एक बार एग्जिट लेंगे, सिर्फ एवरेज को। क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम पे करे, उस न्यूज पे करे जब हम नहीं कनेक्ट कर पाए हमसे। तो 138 के नीचे इसकी ट्रैजेक्टरी खराब होती हुई दिख सकती है। यहां पे आप करेंगे एवरेज। एवरेज जो करेंगे उसको बिल्कुल आपकी बाइंग प्राइस के 2 रुपए नीचे 188 पे आप डिप्लॉय करिएगा। वहां पे आपको मिल सकता है रेजिस्टेंस, इससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 188 पे आप पूरा ही अपना डिप्लॉय कर दें, अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं 194 को जैसे ये ब्रीच करेगा फिर आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा और 240 तक जाने का दमखम रखता है। एक अंडर परफॉर्मेंस नंबर्स के कारण हो रहा है, इनहेरिट प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर। ठीक सर, उम्मीद करते हैं मीनू जी आप उत्तर संतुष्ट होंगी। दीपेश कौंडल जो आप कह रहे हैं, विपुल सर नमस्कार, नमस्कार आपको भी कह रहे हैं, आप सभी हिमाचल धर्मशाला कांगड़ा आए घूमने के लिए। सर बिल्कुल सर, मतलब अब यहाँ से छुट्टी मिले तो बिल्कुल आएंगे और आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू। अगर आना होता है तो रचित सर को लेकर के आते हैं कभी, अगर छुट्टी उट्टी निकाल करके, तो फिर आपसे बिल्कुल वहाँ पे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी इनविटेशन के लिए। और इनविटेशन हम भी दे रहे हैं, जो लोग भी मुंबई के आसपास हैं फटाफट जो है अवश्य पहुँचिए मुंबई। उस पर और डिटेल में बातचीत हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं और रचित सर पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो रचित सर से मुलाकात होगी, प्रदीप जी से मुलाकात होगी और भी बहुत सारे जो हमारे आपके एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्सों से मुलाकात होगी। तो आप अवश्य वहाँ पर पहुँचिए, देखिए। और इस कार्यक्रम में अगर आप महाराष्ट्र के इर्द गिर्द, मुंबई के इर्द गिर्द के इलाके में हैं और पहुँच सकते हैं, बाकी तो देश से कहीं पहुँच सकते हैं, तो अवश्य वहाँ पर पहुँच करके इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर से वो तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बचत और निवेश ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों का जमावड़ा लगने वाला है। 13 दिसंबर को आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अगर इसमें शामिल होना चाह रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैट बॉक्स में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं संचय सीआरएम फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर हैं डबल टेक, प्लेटिनम स्पॉन्सर हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, बड़ौदा बीएनपी पारिबा, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बीरिच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361 है। इसके अलावा कार्यक्रम की सूफी नाइट के स्पॉन्सर हैं एसपी सिने ग्रुप। तो काफ़ी धमाका होने वाला है, अच्छे अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आइए हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए आप भी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन कराइए और धनराशि कोई नहीं ले रहे हैं, वहाँ ऐसे ही आइए। बहुत लोग इस बात से भी टेंशन में आते हैं। चलिए इस बीच जो है हमारे अगले टिप्पणी पे बात कर लेते हैं। सर जरा इंडस टावर निकालिएगा जरा और दोनों पे बात कर लेते हैं। वोडा पे मैंने सोचा था कल ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए क्योंकि जिस तरीके के आज 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। मैं डेवलपमेंट पे तो कल बात करेंगे डिटेल में, लेकिन एक डेवलपमेंट बता दूं कि इस पर नेगेटिव रिपोर्ट एक और आई है और वो 5 रुपये 80 पैसे का टारगेट और 10 रुपये 78 पैसे पे भी ट्रेड करता हुआ। और दूसरा इंडस टावर, ये भी 2-3 दिन से काफ़ी क्वेरीज है इंडस टावर को लेकर के। तो संक्षिप्त टिप्पणी, डिटेल एनालिसिस आपको शनिवार को दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊँची छलांग में मिलेगा। लेकिन इंडस टावर आज अच्छे मोमेंटम में है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर, इंडस टावर अभी आपको मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। और सर गौर करिए, हमने पहले इसके लिए 410 416 के लेवल्स आपको बताए थे, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ किया था,
बट सर टू माय सरप्राइज ये लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं, स्ट्रेंथ गार्नर करके वापस ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है अभी आपको 430 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ये क्या है सर, धीरे धीरे अपनी रेंज ऊपर करता है, तो अभी 430 तक के मूवमेंट के लिए ये इंटैक्ट है। उसके बाद अगर थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा फिर ऊपर जाएगा और आपको 460 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाएगा, बट इसके लिए आपको मीडियम टर्म का समय इसमें देना होगा। और उस पर टिप्पणी कल ही करेंगे सर, वोडाफोन पे? सर हाँ मतलब कल ही, एक हाँ ठीक है बार- ठीक है, कोई बात नहीं सर, कल ही बात करते हैं इस पे। तो वोडाफोन के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कल का दोपहर का 2 बजे का कार्यक्रम अवश्य देखिए, हमारा खास छोटे शेयर ऊंची छलांग। लेकिन इस सबके बीच में हमारी अगली दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न हमें पूछा हुआ है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे, आज जो है काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं सर, इसका राइट इशू आ रहा है। और परसों नरसों जब खबर आई हल्की फुल्की, तब फिर तो 10% की तेज़ी थी, और आज तो मतलब डुबकी बहुत तेज़ लगा दी। बड़े दिनों बाद रिकवरी लोगों को थोड़ी देखने को मिली थी। अब राइट इशू की में क्या करें सर, 20 रुपये पे आ गया शेयर, कुछ है संभावनाएं जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, या फिर अब लॉस दे करके कहीं और मौका तलाशें? सर इसमें पहले भी हमारी बात हुई थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि इसमें अभी इनहेरेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मतलब ये राइट इशू, और सर वो अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा था क्योंकि हाफ द प्राइस करके और वो सारी चीजें हो रही थी। रिपीटेड प्रॉफिट होने के बावजूद डिविडेंड नहीं दे रही है, इंटरेस्ट कवरेज खराब है, प्रमोटर होल्डिंग लो है, प्रमोटर प्लेज 80% पे है, डेटर डेज बढ़ रहे हैं, कंपनी में बहुत प्रॉब्लम है। और प्रमोटर होल्डिंग भी आप देखेंगे ना धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, रिजल्ट्स भी इंस्पायरिंग नहीं है। ऐसे शेयरों से अभी फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे तो सही रहेगा। जो लोग इस पे हायर लेवल पे फंस गए हैं उनको मैं एक ही चीज सुझाना चाहूंगा, इस पे आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बांधना होगा, जो कि कहीं ना कहीं आप इसको देखें सर, इनफैक्ट ये स्टॉप लॉस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब इसमें सिचुएशन मुझे ठीक नहीं दिख रही है, आप इसमें से एग्जिट करेंगे तो ही ठीक रहेगा, ये प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है। चलिए, क्या ही कहा जाए। और हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, हालत ख़राब है। कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, आज इतना बढ़ा है मार्केट मगर फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आई एम वेरी न्यू टू मार्केट, प्लीज़ गाइड मी सर। टेंशन मत लीजिए सर, होता है कई बार, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, हो सकता है आपके पास ज़्यादातर शेयर वहाँ से हों, इसलिए आपको लॉस हो रहा है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएं रचित सर। जी सर, रचित सर। सर इनको मैं एक बहुत फन चीज बताता हूँ, ये तो इस बात को लेके हो रहे हैं सर, इस पूरे वीक, और ये सर हो सकता है कि कुछ हमारे क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे, वो इस बात पे बिल्कुल अग्री करेंगे, एक मेरी कॉल का टारगेट हिट नहीं हुआ है। जिस तरीके से मार्केट चला, हम 2 दिन आपके साथ सुबह वाले शो में भी थे, मैंने कोई कॉल नहीं दी। ये मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि इस पे आपके टारगेट सेट होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अगर आपने होल्ड कर रखी है तो आप बने रहे, कोई परेशानी नहीं है। और सर इसी के लिए बार बार जो मैं बात बोल रहा हूं ना कि फंडामेंटल्स के लिए हम क्या चीजें इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, अगर वो आपको समझना हो, क्योंकि अभी बहुत लोग के दर्शकों के सवाल हो सकते हैं हम कैसे पहचाने कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कौन सी होती है। आप वो वेबिनार अटेंड करेंगे ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा और आपकी भी रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा समझें, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बने रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक्निकली पूरा मार्केट अभी इरेशनल है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी, और ऐसे सिचुएशन में नहीं ट्रेड करना सबसे अच्छा काम होता है। बिल्कुल। और बाकी आपने कहा जैसा आप नए हैं तो कोशिश कीजिए कि नई नई चीज़ें जैसे जहाँ से भी सीखने को मिले अवश्य सीखिए, और ख़ासतौर से 20 तारीख का इवेंट अगर कवर कर सकते हैं, हमारा जो वेबिनार है वो अवश्य कवर करें रचित सर के साथ, तो वो अवश्य आप कवर करें। ये आप और सर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, साठे साहब का सारा फिएस्को देखने के बाद ना जी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप रजिस्टर्ड एंटिटी से ही सारी चीजें सीखें। मतलब सर उनका तो पूरा का पूरा, अभी मैं पढ़ रहा था जो डिटेल निकल के सामने आई, वो अलग ही लेवल पे भाई सर साहब। 500 करोड़ का फाइन लगा, आप सोचिए, मतलब अब क्या ही बोला जाए। सर ही हैज अर्न मोर देन 1100 करोड़, 500 करोड़ का फाइन है। और उस जो उनका ऑडिट है ना सर, उसमें उनका भी करीबन 6-7 करोड़ रुपए का खुद का ट्रेडिंग लॉस है, और वो लोगों से 6.75 लाख रुपए लेके और ट्रेडिंग सिखाने की बातें करते थे सर। मतलब कुछ भी हो रहा है और हमको पता ही नहीं है दुनिया के किस कोने में हो रहा है ये सर। मुझे लगता है यही वजह है ना सर कि जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन कई बार जो यहाँ पर दिखती है ना कमेंट बॉक्स में, लूटने आए हैं और ये लोग आपको, वो मुझे लगता है वही कारण है, क्योंकि लोग इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं ना कि गलती लोगों की भी है। आप ये एक बार ये देख लो कि वो सेबी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि मतलब
बहुत सारे बंधनों में बांध दिए जाते हैं जब आप सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो है ना। ज़्यादातर चीज़ों पे आपको क्लैरिफिकेशन बार बार देना पड़ता है कि इसमें सर मेरी एक पोजीशन छोटा सा है। एग्जांपल लूंगा, मुझे नहीं लगता ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आप जी जी। ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है, हम लोग हैं तो सारे इंसान ही, बट सर सेबी रजिस्टर्ड एक्चुअली क्या हो जाता है, एक शादीशुदा आदमी की तरह हो जाता है जिसको शराफत के बंधन में बांध ही दिया जाता है। वाह। तो वो अपनी गरिमा के अनुरूप ही सारे के सारे काम करता है। थोड़ा सा सेफ हेवंस वाली सिचुएशन हो जाती हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी खिलाड़ी निकल जाते हैं, वो एक है। अलग विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे की टिप्पणी आरुष कुमार जी पारस डिफेंस पे जोड़ना चाह रहे हैं। मैं पारस डिफेंस तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा सर। मैं चाहूँगा अगर 2-4 मिनट 2-3 मिनट का समय लेकर के 1-2 मिनट का आप डिफेंस पे, इसलिए मैं स्पेशली जो है जानना चाह रहा हूँ क्योंकि पुतिन साहब हैं दौरे पर, एक्सपेक्टेशन पहले से हैं और हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है इस दौरे को लेकर के? क्या डिफेंस को लेके कोई ऐसी डील हो सकती है? क्या यहाँ से डिफेंस में दोबारा कोई जान आ सकती है? और कोई अभी फ्रेश बाइक के लिए कोई कैंडिडेट हैं आपके? क्या टिप्पणी रहेगी? मैं इस संक्षिप्त टिप्पणी में जानना चाहूँगा इस पर। सर देखिए, डिफेंस में मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और अब क्या है ना सर, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखी है। मतलब आप देखिए, जब वो रशिया से टेक ऑफ कर रहे थे ना, उनका स्टांस ही पूरा बदल गया था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये किस तरीके से यूक्रेन के साथ आप मेरे को नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। पहले सब कुछ ठीक था, अब वो सिचुएशन बदलती हुई दिख गई। अब इंडिया आने के बाद उन्होंने और स्टेटमेंट दे दिया कि यूएस कौन होता है ये बोलने वाला, हम तो खुद उनको न्यूक सप्लाई कर रहे हैं उनके पावर प्लांट्स के लिए और ये सब। वो अगर खरीद सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता? ये एक जो पूरी वापस से सिचुएशन टेबल टर्न होती हुई दिख रही है ना, उसके साथ साथ सर बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप देखिए, अभी S400 S500 आपके बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग होने की बात हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। डिफेंस में मैं अभी भी समझ रहा हूँ सर, बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देख लिया है डिफेंस। और अंडर परफॉर्मेंस जिन स्टॉक्स में है ना, मैं उन्हीं में बहुत ज्यादा सेफ हेवन फील कर रहा हूँ, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि ज्यादातर हम या तो लैंड टू एयर डिफेंस या फाइटर जेट्स की डील्स ही करते हैं। रशिया से जब हमारी बातें होती हैं तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हो जाती हैं। अब उसके लिए सर ऑलवेज, मतलब ये तो बेचारा टाइम वाइज करेक्शन में बैठा हुआ है, बट जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सर जब हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, वो आपको एक अच्छा क्राइटेरिया पूरा बना के देता है। फिर जब हम टेक्निकल शेयरिंग की बात करते हैं तो डेटा पैटर्न्स अच्छा लगता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, बट ये भी अच्छा लगता है। ये कुछ एक सर शेयर्स हैं जिन पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखना चाहिए। बहुत ज्यादा हम मिलिट्री या नेवल नहीं, इनको लैंड टू एयर डिफेंस और एयर डिफेंस जो हमारे एयरफोर्स है, उसी से हमारी डील ज्यादा होती है रशिया की। तो इन सब अगर स्पेसेस में आप ध्यान अगर थोड़ा सा देंगे ना, डिफेंस में आपको एक अच्छा अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इट हैज बीन लॉन्ग। और ये डील भी जो थी ना, ये सर थोड़ा सा एक लंबा समय खिंच गया, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि पहले आएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमको कुछ कुछ पॉकेट्स में जरूर ऐसा देखने को मिला कि हमारा एयर डिफेंस हमको थोड़ा सा और बेटर करना होगा। एंड आफ्टर MiG-21 रिटायरमेंट, हमने आपके शो के माध्यम से भी बात करी थी, हमारा स्क्वाड्रन साइज छोटा हो गया है। हमें स्क्वाड्रन तो अपना और बढ़ाना ही होगा फॉर बेटर डिफेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान पुट टुगेदर। तो मैं समझ रहा हूं आपको ओवर द वीकेंड डिफेंस में बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर। अच्छा, ये प्राइवेट में जो अभी पारस डिफेंस या अपोलो माइक्रो, इनमें कहीं कोई जान आपको दिखाई दे रही है? क्या कोई सेशन है खरीदारी का? सर अपोलो माइक्रो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से अभी ये अब हो क्या रहा है सर, ये इतना ज्यादा इसने अपना मूवमेंट कर दिया ना कि सपोर्ट और टारगेट्स में सपोर्ट अभी थोड़ा सा दूर है। इसलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हो रहा हूं कि मान लीजिए कल को अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखे कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में आपको थोड़ा सा डेंट देखने को मिल सकता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास है। अब अपोलो में माइक्रो में आपको क्या करना है, अगर आपने इसके डाउनफॉल में देख लिया जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और यहां पे आप पोजीशन बनाने में थोड़े से कंफर्टेबल हो रहे, एक स्टॉप लॉस आप बांधिएगा। जी। बहुत स्ट्रिक्ट होगा 248 के नीचे अगर बंद होगा, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, 248 के नीचे बंद होगा तो हम निकलेंगे। करंट लेवल्स पे ले लीजिए, जैसे ही अनाउंसमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे और डेवलपमेंट्स और उनको हम डिकोड कर पाएंगे, सबसे पहला लेवल
292 का दिखता है, और 292 के बाद मीडियम टर्म में 325 लेवल्स तक का भी आपको एक मूवमेंट जाता हुआ दिख सकता है। अब इसका अंडर परफॉर्मेंस फाइनली इसका भी और डिफेंस स्पेस का भी अंडर परफॉर्मेंस मैं समझ रहा हूं आने वाले समय में आपको थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिख सकता है। बहुत लॉन्ग ओवरड्यू हो गया सर, सिंदूर के बाद हमें बाइंग तो करनी है। ठीक सर। हमारे सुमन अग्रवाल जी हैं, सुमन अग्रवाल जी मैम हैं सर, उनका कहा है रचित जी ने अपना लुक चेंज कर लिया है, अब कम उम्र के लग रहे हैं। मतलब जो है क्या बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इन्होंने बुलाया कि पुताई करके आ हाँ, गए हैं। वही 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 इमारत थोड़ी ठीक लग रही है। वाह वाह। तो ये टिप्पणी यहाँ पर आई है आपके लिए, और इसके बाद जो है हमारे कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणियाँ अलग अलग तरह की आई हुई हैं, कुछ टिप्पणियाँ रहने देते हैं। लेकिन सर एक और सेगमेंट जो मैं पकड़ना चाह रहा था, जिसपे अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हैं, जैसे एक आया CDSL पे, किसी ने BSE पे पूछा, तो ये मैं 3 शेयरों पे आपसे राय जानना चाह रहा हूँ अभी, बिना किसी दर्शक का नाम लिए, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा समय हमारा बच जाएगा। 0.25% ऊपर फिर से BSE आज 2812-13 पे चल रहा है। BSE पे अभी क्या लग रहा है, और ये क्या जिस तरीके से अब रेट कट के बाद, क्योंकि जब जब बाजार के अंदर जान आती है BSE अपने आप चलने लग जाता है, क्या सलाह रहेगी? पहले BSE फिर CDSL पे बात करेंगे, और उसके बाद से JM फाइनेंशियल की तरह हम ग्रुप पे भी बात करेंगे। पहले BSE सर। सर BSE देखिए अभी ना एक रेंज में है, और रेंज हम क्यों बोलेंगे सर इसको, देखिए आप थोड़ा सा भी कुछ भी नेगेटिव आता है आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है 2680 2700, और फिर एक अप मूव जैसे ही आपको देखने को मिलता है तो वापस 2950 रुपए की रेंज में चला जाता है। अब आपको क्या एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, देखिए वो हमने आपको वीक के स्टार्टिंग में भी कहा था, यहां नहीं कहीं भी अगर करेक्ट करता है और 2560 के आसपास या 2600 के आसपास आता है तो हम बनाएंगे पोजीशन। इतना एग्रेसिव होना मैं नहीं समझ पाता पर्सनली कि हमें होना चाहिए। और जहां तक बात है प्रॉफिट बुकिंग की, तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं और ये वो लेवल्स टच भी करके आया था, 2950 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो आराम से होल्ड करिए, आपको 3250 3300 ऑन द कार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अब सर हम आ जाते हैं CDSL पे, और जिस तरीके से CDSL ने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, जी अभी आपका 1545 रुपए पे चल रहा है। इसमें सर अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। CDSL BSE जैसा पहले भी नहीं परफॉर्म किया था, और ये BSE जब नए हाइस की ओर मेंटेन करने लग जाता है तब इसमें मूवमेंट आता है। अभी जिस तरीके से चल रहा है एक रेंज में है, रेंज का लोअर एंड अगर हम देखें तो कहीं भी आपको 1480 तक देखने को मिल सकता है, और हायर एंड जो है वो 1660 तक देखने को मिल सकता है। इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 1664 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 1824, और 1824 के बाद वापस 2000 लेवल तक आपको ये कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। इसमें सर अगर आप परमिट करें तो मैं 2 शेयर अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमने CDSL की बात करी, और अगर NSDL को भी हम इस पे कवर कर लें तो NSDL उतना अच्छा तो नहीं है जिस तरीके से CDSL बीटा मूवमेंट करता है, बट ये रिलेटिवली सेफ है। आप ये देखेंगे ना एक डाउनसाइड पे अभी आराम से बैठा हुआ है, और इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। जैसे ही मूवमेंट करना चालू करेगा, पहले 1180 रुपए का लेवल, और 1180 रुपए के बाद आपको 1320 रुपए तक का लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखती। और सर हम क्योंकि मार्केट इंफ्रा की बात कर रहे हैं, और एक स्टॉक है जिसमें हमने वीक के स्टार्टिंग में एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होती हुई देखी थी, वो मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया, इसलिए थोड़ा सा कूल ऑफ कर गया। KFinTech की बात मैं कर रहा हूं आपसे सर, ये एक थोड़ा बड़ा होराइजन ले लेता है मार्केट का, ये सारे सेक्टर सारे एक्सचेंजेस डिपॉजिटरी सबको कवर करता है। KFinTech इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पोजीशनड है। सबसे पहले आपको 1160 के लेवल्स दिखाएगा, और 1160 को सस्टेन करने के बाद आपको 1240 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, और इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। अगर कोई इसको एज ए ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं उनको मैं एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं, अगर 1028 के नीचे बंद होगा तो आप अपनी पोजीशन लिक्विडेट करिएगा, वरना अपसाइड के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। अब जी एक ग्रो सर भी देख लीजिए, ग्रो पे काफ़ी क्वेरीज हैं, हालांकि ग्रो पे हम कल भी बात करेंगे तो आप संक्षिप्त में ही निपटा सकते हैं। ग्रो देखिए सर,
धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। और मैं सर ग्रो में बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये वो एक सर अंग्रेजी में कहावत वो है। 4% ऊपर हो गया सर एकदम से, ये जैसे बाजार की रिकवरी में फिर से 150 के जी, ऊपर निकल गया जी। वो है सर, मगर आप देखें हम जिन लेवल से बात कर रहे हैं 160 और उन लेवल से ना नीचे ही आ रहा है। इस वीक में भी हमने लोअर लेवल पे ही देखा था। इसके लिए सर एक ही कहावत है, सिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नीचे भी आ रहा होता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि वो नीचे आ रहा है। मेरे को सर ग्रो नहीं अच्छा लग रहा। मैं ग्रो के लिए यही बोलूंगा, लोअर लेवल्स पे बार बार ये चीज बोलता हूँ, आपको कहीं भी 126 124 लेवल्स दिखे वो अच्छा लगता है। मुझे उसके पहले ग्रो अच्छा नहीं लग रहा। और सर एंजल वन के अभी वीकली नंबर्स जो अभी अपडेट आए थे, वो क्लियर केस दिखा रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरीके से स्लो डाउन कर रहा है, रिटेल सेंट्रिक ब्रोकिंग फर्म्स अभी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम में आती हुई दिख सकती हैं। जी चलिए, ये जो है डिटेल में हो गई बातचीत। अब जरा माला जी से बात कर लेते हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। माला जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं माला मैम आप? सर मैं ठीक हूँ। मैं रिटायर के बाद बहुत दुखी हो गई थी लाइफ में। आपका चैनल देखकर ही मेरे अंदर जीने की इच्छा आ गई है सर। अरे मैम क्या बात कर दी आपने मैम, आप हमेशा खुश नहीं रहे। सर, रिटायरमेंट जो इतने साल का जो ऑफिस घर का जो रहता है, बच्चे बाहर फॉरेन में हैं सर, मैं अकेली हूँ, तो उस वजह से क्या होता है, जिंदगी एकदम उदास सी आ गई थी सर। अब जो मैं देख रही हूँ कि इसमें मेरा दिल लगा रहता है, ऑफिस जाने जैसा 10 बजे बैठ जाती हूँ, मेरा दिल पहले तो मैम थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक्स सर। जीने का एक सहारा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे मैम थैंक यू। और बड़ी भावुक टिप्पणी आपने की कि आपको मतलब जो है एक नया उत्साह मिला। हम चाहते हैं आपका ये उत्साह आपकी नौकरी से दोगुना ज़्यादा दिखाई दे। थोड़ा धैर्य के साथ आप काम करते रहें और हम लोगों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो थैंक यू इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और मैम कोशिश है कीजिएगा, आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हैं, आसपास छत्तीसगढ़ में और भी लोग हमारे साथ जुड़े। अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? कोई शिकायत तो नहीं है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो सवेरे 9:30 से काम करके मैं 10 बजे जब टीवी के सामने बैठती हूँ, फिर रात को रिपीट चैनल देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत थैंक यू मैम। और रचित सर का और प्रदीप सर का जो कॉम्बिनेशन चलता है सर, ओ मैं तहे दिल से चाहती हूँ आप लोग बहुत तरक्की करें। बस आई एम 63 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे मेरा आशीर्वाद जरूर लगेगा सर। अरे बिल्कुल मैम ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू मैम। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, इतनी मतलब भावुक आपने टिप्पणी कर दी है। बस हमारे लायक कहीं से कोई भी काम हो आप बिल्कुल आदेश कीजिए, हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आज का क्या सवाल है मैम? एक शेयर था सर जी, एक शैल बाई शेयर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मैं लॉस पे हूँ। बिल्कुल शैल भाई आपने लिया हुआ है, किस रेट पर लिया हुआ है मैम? मैंने 263 में लिया है सर। अच्छा। और अभी कब तक सोच रहा है आपने, सोचा हुआ है कब तक होल्ड कर सकती हैं? सर मैं 6 महीना भी होल्ड कर दूंगी। ज्यादा प्रॉफिट जितना डाला उतना मिल जाए तो भी मेरे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक पर चाहती हूँ कि कुछ तो जितना डाला उतना ही मिल जाए तो भी ठीक है मेरे लिए, पर चाहती हूँ कुछ तो मिले सर। नहीं ठीक मैं समझ गया मैम। सर मैम ने जो है शैल भाई के शेयर लिए हुए हैं 263 के भाव पर, लॉस में है अभी, टूट गया है काफ़ी और लगातार करेक्शन बना हुआ है, एक महीने में करीब 14-15% टूटा है। मैम के लिए क्या सजेशन रहेगा सर? और मतलब बहुत भावुक टिप्पणी रही मैम की जी। सबसे पहले माला मैम को नमस्कार। और हमने मैम मतलब वेरी फ्रैंकली, एक आज आपने जिस तरीके की बात बोली है ना, कहीं ना कहीं ये हमको आगे और काम करने की, और जो आपने एक जीवन जीने की जो बात कही है ना, वो एक जो एलिमेंट है वो विपुल सर का हमेशा रहता है। मतलब हर चीज को पूरा लाइट करके और उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, हमको भी शो करने में मजा पूरी तरीके से आता है। बट आपकी टिप्पणी सुन के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो एक विपुल सर का मिडास टच है जिसकी हम बात करते रहते हैं, अब वो आप लोग को कितनी सही तरीके से छू रहा है। और उसके एक मतलब एक पार्ट जो मैं बना हूं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो आप ऐसे ही बनाए रखें और हर कोशिश रहेगी, मतलब मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूं, बट 10 बजे के शो में जरूर जुड़ने की कोशिश रहेगी ताकि आपसे हम कनेक्ट करने की जो एक मुहिम है उसमें कंटिन्यू रह सकें। अब देखिए मैम, इसमें थोड़ा सा पेन पॉइंट आपको और देखने को मिल सकता है, और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, हेल्थ केयर स्पेस में हम वैसे बहुत बुलिश हैं, बट जिस तरीके से अभी शेल्बी पोजिशन्ड है ना,
ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखा देता है। और आप देखें ये ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है। मतलब आप क्योंकि हमारे शोज देख रही हैं तो आप समझ रही होंगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि सेक्टर का पीई जो है उससे करीबन 10 गुना पीई पे ये बैठा हुआ है। और यहां पे रिकवरी के चांसेस अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, जो कि मेरे को आपको बताते हुए थोड़ा बुरा ही लग रहा है। अब इसमें हमारे पास देखिए एक सिंपल कंसेप्ट है कि क्या हमें फॉलो करना होगा। इसमें फॉलो ये करना होगा कि अभी आप इस पोजीशन पे कुछ भी मत करिए, आप इसको थोड़ा सा वेट करिए। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको फर्दर डाउनसाइड, थोड़ा सा और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 184 लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट वहां पे मैं बिल्कुल भी आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 184 तक भी आप इसको देखें। और उसके बाद जब भी रिवर्सल करेगा, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कंटिन्यूसली टूटेगा, आपको 224 रुपए तक का ही मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। मगर मैं एवरेज करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट बहुत दिख रहा है। और ये एक चाल है जो मुझे इसमें देखने को मिल रही है। अगर आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर लें, मतलब करीबन 60% जो भी आप होल्ड कर रही हैं, मैं मानता हूं आप लॉस में निकलेंगी, मगर उसको वहां पे हल्की करके आप अपना पैसा अगर कहीं और डिप्लॉय करेंगी, थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पे करेंगी ना, तो आपका पैसा वहां से ज्यादा बेटर बनता हुआ दिखेगा। इसमें से 224 रुपए के निकलने की चेष्टा करें। और कभी भी आने वाले समय में अगर आपको ये 256 रुपए तक का भाव दिखाए तो एक बार कंप्लीट एग्जिट कर लीजिएगा।